गुड आफ्टरनून और स्टूडेंट। तो आपने देखा कल एवरेस्ट की चुनौती, मेजर हरिपाल सिंह अहलूवालिया इसके लेखक हैं। मेजर हरिपाल सिंह और उसके 3 दोस्त किस प्रकार से एवरेस्ट की चुनौती पर एवरेस्ट की चुनौती को एक तरह से स्वीकार करते हैं ना, और उसकी ऊंचाई जो भी थी 8,848 मीटर, उतना वो उस सफर को किस प्रकार से तय करते हैं और उस बीच में कितनी समस्याएं आती है। आपने अभी कल पीछे पाठ में हम लोग पढ़े थे। अब भी आज आगे चलते हैं और देखते हैं फिर आगे क्या होता है। तो हम चोटी तक पहुंच रहे थे, ठीक है। लेखक मेजर हरिपाल सिंह अहलूवालिया क्या कहते हैं, हम चोटी तक पहुंच रहे थे परस्पर बाहें डालकर, ना, एक दूसरे को पकड़कर बाहें डालकर। हम 1 मीटर और ऊपर चढ़कर शिखर के बिल्कुल अंतिम भाग तक पहुंच गए। अब हमें और चढ़ना नहीं था। ऑक्सीजन की मुखपटों, उसके मुखपटों और बर्फ के टुकड़ों से चेहरे बिल्कुल ढके होने पर भी हम एक दूसरे से अपनी प्रसन्नता छिपा नहीं सके। ठीक है, कह रहे हैं कि एकदम बर्फ से ना, मास्क जिसे बोलते हैं, इतना ठंडा वहां था कि मास्क भी पूरा बर्फ से ढक गया था। लेकिन फिर भी हम लोग अपनी जो प्रसन्नता थी वहां शिखर पर पहुंचने की, वो एक दूसरे से छिप न सकी। यानी हम लोग प्रसन्न महसूस दिखाई पड़ रहे थे। हमने एक दूसरे की पीठ जोर जोर से ठोकी ना। पीठ ठोकना शाबाशी देना होता है ना। पिछले दल द्वारा गाड़ा हुआ तिरंगा झंडा हालांकि फट गया था, लेकिन गर्व से अभी तक लहरा रहा था। इधर उधर अन्य दलों के झंडे तथा निशानियां भी पड़ी हुई थी। हमने घूमकर चारों ओर लंबी नजर डाली, लंबी नजर दूर तक देखी। हमने उत्तर की ओर तिब्बती पठार पर एक नजर डाली और फिर दक्षिण की ओर भारत के मैदान की तरफ देखा। कुछ देर दूर पर आईने की तरह चमकता और सवेरे की धुंध में तैरता थ्यांग बोचे मठ दिखाई दिया। यह दृश्य अविस्मरणीय थी। कैसा दृश्य था यह? अविस्मरणीय दृश्य था। ओके, तो यह दृश्य अविस्मरणीय था, यानी जिसको आप भूला नहीं जा सकता था, विस्मृत नहीं किया जा सकता था। संसार को इस छत पर खड़े होकर और अपने नीचे मीलों दूर तक देखते हुए मेरे मन में जो भावनाएं उठी, उनमें सबसे प्रमुख भावना विनय की थी ना, विनम्रता जिसे कहते हैं, विनय की भावना थी। मेरा रोम रोम यह कह रहा था कि ईश्वर की कृपा है कि चढ़ाई समाप्त हो गई ना। इतना मेहनत के बाद चढ़ाई समाप्त हो गई। रावत ने झुककर शिखर पर दुर्गा की एक मूर्ति रखी और उसके सामने जरा सी धूप जलाई। धूप, अगरबत्ती जो सुगंध होता है, वो भी जलाई, धूप बत्ती। मैंने गुरु नानक का एक फोटो और माला रखी। फूदोरजी ने चांदी का एक लॉकेट रखा जिसमें दलाई लामा का फोटो लगा हुआ था ना। सब लोग अपने अपने धर्म के अनुसार वहां पे कुछ न कुछ रखे। उसने भेंट स्वरूप चॉकलेट, बिस्कुट, मिठाइयां आदि भी रखी। मैंने ठीक 10 बजे शिखर पर पहुंच गया था। ठीक है, मैं ठीक 10 बजे शिखर पर पहुंच गया था। ऑक्सीजन खत्म हो रही थी, इसलिए मैंने बिना समय नष्ट किए फोटो खींचने शुरू कर दिए। मूवी कैमरा निकाला तो पता लगा कि वह काम ही नहीं कर रहा है। इससे हमें बड़ी निराशा हुई। फिर मैंने दूसरे
निकॉन कैमरे से चारों ओर के बहुत से फोटो खींचे। इनमें सबसे प्रमुख फोटो तिब्बत में रंगबुक ग्लेशियर का था। अब अगर आए कि रंगबुक ग्लेशियर कहाँ है तो आप बताइएगा, तिब्बत में। मैंने उत्तरी पहाड़ी और उत्तर कोण की ओर दृष्टि डाली। इसी रास्ते से 1920 तथा 1930 के बाद के आरंभिक अभियान दल चढ़े थे। शुरुआत में शिखर पर हमारा समय सपने की तरह बीत रहा था ना, क्या लग रहा था जैसे सपने हम देख रहे हैं। अब तक हमें यहाँ पहुंचे हुए आधे घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका था और अब धरती माता को प्रणाम करके वापस लौटना था। यह सोचते ही मैं बहुत उदास हो गया। मेरी उदासी का क्या यह कारण था कि चढ़ाई की जो सबसे बड़ी ऊंचाई है उसे मैंने छू लिया था और इससे बड़ी कोई ऊंचाई चढ़ने को नहीं रह गई थी। यानी लेखक स्वयं प्रश्न करता है कि मैं क्यों नाराज था। शायद इसीलिए कि जो सबसे ऊंची सबसे बड़ी ऊंचाई थी मैं अब उसको छू लिया था। अब और भी अगर कोई ऊंचाई होती तो कितना कितना अच्छा होता ना। लेखक क्या सोच रहा है कि क्या बस इतना ही था, काश कोई और ऊंचाई होती तो हम उस पर भी चढ़ते, प्रयास करते, कोशिश करते। इसलिए मेजर जो हरिपाल सिंह है वो थोड़ा नाराज दिखाई पड़ते हैं अपने आप से ही। ठीक है, तो यह है मेजर हरिपाल सिंह अहलूवालिया। प्रश्न उत्तर पे भी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है पाठ में से, संसार के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर को किस किस नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, सबसे जो ऊंचा पर्वत शिखर है उसको किस किस नाम से पुकारा जाता है। पुकारा जाता है, ठीक है। तो संसार के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर को एवरेस्ट के नाम से पुकारा जाता है ना, एवरेस्ट के नाम से पुकारा जाता है। एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में क्या कहते हैं, इसको और भी एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में चौमोलुंगमा और नेपाली भाषा में क्या कहते हैं, सगरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तिब्बती भाषा में याद रखिएगा चौमोलुंगमा और नेपाली भाषा में सगरमाथा। प्रश्न संख्या दूसरा है कि लेखक को सांस लेने में कठिनाई क्यों होने लगी थी। सबको याद है लेखक को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी क्योंकि बूटों में लगे कील की वजह से ऑक्सीजन की सिलेंडर की नली में छेद हो गई थी ना, छेद हो गई थी और ऑक्सीजन कहीं से निकल जा रहा था। ठीक है, इसलिए सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। हिलेरी की चिमनी लेखक के लिए चिंता का विषय क्यों थी, क्योंकि रास्ते में सबसे ऊंची चढ़ाई वही थी ना, घुमावदार हिलेरी की चिमनी ना, क्योंकि यह चट्टान और बर्फ के ढेर के बीच 13 मीटर ऊंची खड़ी थी। कितनी ऊंची थी तो 13 मीटर। ये भी आपको याद रखना है कि हिलेरी की चिमनी की ऊंचाई कितनी है तो 13 मीटर। प्रश्न बनता है 1 नंबर का, इसलिए याद रखिएगा ना। अत्यधिक चिकनी होने के कारण और उसकी क्या विशेषताएं थी, वह बहुत ही चिकनी थी ना, होने के कारण इस पर हाथ या पैर जमाने की कोई जगह नहीं थी और इसे पार करने के बाद ही शिखर पर पहुंचा जा सकता था। जब से आप हिलेरी की चिमनी नहीं पार करेंगे तब तक आप एवरेस्ट के शिखर पर भी नहीं पहुंच सकते थे। तो हिलेरी की चिमनी 13 मीटर ऊंची। लक्ष्य तक, प्रश्न संख्या 4, लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते लेखक को क्यों लगा कि चढ़ाई कभी खत्म नहीं होगी ना।
क्यों लगता था? क्योंकि लेखक बहुत थक गया था ना, अब लगता था एक एक कदम चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। ठीक है, और आगे बहुत ही संघर्ष भरा रास्ता था, तो इस तरह उसे लग रहा था कि चढ़ाई कभी खत्म नहीं होगी। प्रश्न संख्या 5, एवरेस्ट शिखर पर चढ़कर उन्होंने क्या क्या देखा? तो एवरेस्ट शिखर पर पहुंचकर पर्वतारोहियों ने पिछले दल द्वारा गाड़ा हुआ तिरंगा झंडा देखा। ठीक है, पिछले दल द्वारा गाड़ा हुआ तिरंगा झंडा देखा, और उत्तर की ओर तिब्बती पठार पर नजर डाली, और दक्षिण की ओर भारत के मैदान की तरफ देखा। उन्होंने आईने की तरह चमकता और सवेरे की धुंध में तैरता क्या था? थ्यांग बोचे मठ भी देखा। चलिए, उचित विकल्प पर प्रश्न संख्या 6 देखिए। उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। उचित विकल्प पर सही का निशान लगाना है। तो कैंप 4 के तंबू एक पांत में लगाए गए थे क्योंकि ए स्थानाभाव था, बी बर्फ पिघल रही थी, सी चौड़ा स्थान था, कि डी ऑक्सीजन की कमी न लगे। कौन सा होगा? आप लोग रिप्लाई करिए, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। ए बी सी डी कौन सा होगा? चलिए, बहुत सुंदर, सबका, सनी कुमार, प्राची, अनन्या, वेरी गुड, सबका आंसर सही आ रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आदित्य रंजन, तो ए अस्थाना भाव था। ठीक है, अस्थाना भाव, स्थान की कमी थी, इसीलिए सभी तंबू एक पांत में, एक लाइन में, एक पंक्ति में लगाई गई थी। वेरी गुड। ख, एवरेस्ट का शिखर ऐसे लग रहा था मानो ए बर्फ की नदी हो, बी शांत मैदानी क्षेत्र हो, सी एक छोटी सफेद घुमावदार मेहराब सी हो, कि डी एक सुरंग हो। बताइए, ए बी सी डी, एवरेस्ट का शिखर कैसा लग रहा था? एवरेस्ट का शिखर कैसा लग रहा था? ए बी सी। ठीक है, तो ए बी सी, तो एक छोटी सफेद घुमावदार मेहराब सी ना, एक छोटी सफेद घुमावदार मेहराब सी लग रहा था। सी उत्तर जिन बच्चों ने बताया है उनका बिल्कुल सही है। सी उत्तर जिन बच्चों ने बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब। चलिए, ग, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर सभी प्रसन्न थे क्योंकि ए अब सभी की समस्याएं खत्म हो गई थी, बी वे आराम करना चाहते थे, सी संसार के सर्वोच्च पर्वत शिखर पर पहुंचकर उन्हें गर्व का अनुभव हो रहा था, डी अब उन्हें और चढ़ाई नहीं करनी थी। अब उन्हें और चढ़ाई नहीं। बताइए, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर सभी प्रसन्न थे क्योंकि डी, डी सही है, अब उन्हें और चढ़ाई नहीं करनी थी। अब उन्हें और चढ़ाई नहीं करनी थी। ठीक है, तो डी जिन बच्चों ने बताया उनका बिल्कुल सही। बातचीत के लिए प्रश्न है, बातचीत के लिए प्रश्न है कि अनेक अनेक कठिनाइयों का सामना करने के बाद एवरेस्ट शिखर पर पहुंचकर लेखक और उसके साथियों ने क्या किया? ठीक है, तो अनेक कठिनाइयों का सामना करने के बाद एवरेस्ट शिखर पर पहुंचकर लेखक और उसके साथियों ने एक दूसरे को बधाई दी और जोर जोर से एक दूसरे की पीठ ठोकने लगे ना। चारों तरफ के दृश्य को देखने के लिए उन्होंने नजरें दौड़ाई, तिरंगा झंडा लहराया। ठीक है, एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए एक रस्से में बंधना क्यों जरूरी होगा? क्योंकि एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए एक दूसरे को रस्से में बांधना
जरूरी होता है, क्योंकि ऐसे में सब साथ रहते हैं और किसी एक के फिसलने या गिरने पर, ठीक है, फिसलने या गिरने पर दूसरे पर्वतारोहियों के बल से उन्हें बचाया जा सकता है ना। एवरेस्ट पर चढ़ाई करना बहुत मुश्किल है। आपको कौन कौन से काम मुश्किल लगते हैं और क्यों? ठीक है, तो भाई एवरेस्ट की चढ़ाई करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये तो सही है। तो आपको क्या लगता है मुश्किल? बुरी आदतों को सुधारना ना, बुरी आदतों को सुधारना बड़ा मुश्किल लगता है ना। चलिए सुधर जाएगा धीरे धीरे। ऐसी कोई घटना बताइए जब आपने खुशी न छुपाया पाए हो। अब भाई आप अपना घटना बताइएगा। अनुमान और कल्पना, कल्पना कीजिए क्या कि आप एवरेस्ट शिखर पर पहुंच गए हैं, तो आप वहां पर क्या करेंगे? ठीक है, क्या करेंगे? तो क्या करेंगे भाई? आप पहले तो ईश्वर की आराधना करेंगे ना, कि हे ईश्वर आपकी कृपा से हम वहां पहुंच गए, आपको बहुत सारा ढेर सारा धन्यवाद। ठीक है, और वहां पे आप अपना कैमरा ले गए होंगे, तो मोबाइल अपना फोटो खींचेंगे, यही सब करेंगे वहां पे। ठीक है, चलिए, यदि आपका चुनाव अंतरिक्ष यात्रा के लिए हो जाता है, तो आप कौन से ग्रह पर जाना पसंद करेंगे और क्यों? देखते हैं भाई कौन क्या बता रहा है। दूसरा का, किस ग्रह पे आप जाना पसंद करेंगे? दूसरा का बताइए भाई, आप ही लोग को बताइए। चलिए, प्राची का आंसर आ गया मंगल पर, ऋतिक का है मंगल पर। चलिए, बहुत अच्छा भाई, मंगल पे आप लोग जाइए। साइंटिस्ट लोग भी मंगल पे ही जा रहे हैं, कह रहे हैं वहाँ जीवन की संभावना ज्यादा है, तो बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, भाषा की बात में आ जाइए। भाषा की बात, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही टॉपिक है, क्योंकि ये व्याकरण से रिलेटेड है, संबंधित है। तो व्याकरण ही मेन है। व्याकरण नहीं आ रहा है तो आपको समझ लीजिए कुछ भी नहीं आ रहा है ना। तो हिंदी में व्याकरण बहुत जरूरी है। तो दिए गए शब्दों से को ध्यान से पढ़ लीजिए। ऊंचाई, चढ़ाई, कुशलता, प्रसन्नता, कठिनाई, निराशा, गर्व, सहायता। ठीक है, ये सब है। ये सब क्या है? ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है ना। ऊंचाई, चढ़ाई, कुशलता, ये सब भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे पाठ में आए यह शब्द भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। ठीक है, तो अब ऐसे ही कोई तीन शब्द और लिखिए। ठीक है, एक बचपन लिख दीजिए। तीन शब्द में क्या होगा? बचपन होगा ना, बुढ़ापा होगा। देखिए आप लोग क्या लिख रहे हैं, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो दूसरा में खुशी, हाँ ठीक है, प्राची खुशी होगा, बचपन होगा, बुढ़ापा होगा। ठीक है, ये सब मिठास, मिठास होगा, हरियाली। ठीक है, आप लोग ये सब भाववाचक संज्ञा लिख लीजिएगा। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप लोग को आ रहा है। नीचे दिए गए युग्म शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखिए ये युग्म शब्द है, करीब करीब, एक दूसरे, रोम रोम, इधर उधर, ये सब कैसे शब्द है? युग्म, जोड़े में आते हैं ना, जोड़े में आते हैं, डैश देकर लिखे जाते हैं। करीब, तो करीब एक ही नहीं लिखा जाता, आप लिखोगे करीब करीब, एक दूसरे से, अलग थे, ऐसे ऐसे, रोम रोम में। तो ये, इससे आपको क्या बनाना है? वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है, तो वाक्य प्रयोग आप लोग बना लीजिएगा। मैं करीब करीब आपकी बात समझ गया हूँ ना, मैं करीब करीब आपकी बात समझ गया हूँ। एक दूसरे, हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। ठीक है, रोम रोम, खुशी के कारण मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है ना। इधर उधर, चलते वक्त इधर उधर भी नजरें दौड़ानी चाहिए। ठीक है, रोड पर चलते वक्त इधर उधर भी नजरें दौड़ानी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों में उपसर्ग,
और मूल शब्दों को अलग करके लिखिए। ठीक है। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग, तो उपसर्ग क्या है? शब्दांश है ना, पूरा शब्द नहीं होता है उपसर्ग। उपसर्ग पूरा शब्द नहीं होता है, शब्दांश होता है। ठीक है। यह कहाँ लगता है? शब्द के पहले लगता है कि शब्द के अंत में? उपसर्ग बताइए आप लोग, शब्द के पहले लगता है कि शब्द के अंत में? जल्दी से रिप्लाई कर दिया करिए आप लोग। शब्द के पहले कि शब्द के अंत में? वेरी गुड, सनी कुमार का उत्तर सबसे पहले आ गया है। प्राची ने पूरा व्याख्या करके भेज दिया, बहुत अच्छा प्राची। तो पूरा लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो शब्द के पहले। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अनन्या है, अनुराग वर्मा है, वेरी गुड। तो शब्द के पहले जो लगे वो होता है उपसर्ग। ठीक है। तो यहाँ देखिए प्रमुख दिया है, प्रमुख दिया है, तो आप इसमें मूल शब्द क्या है? मुख हो जाएगा, और उपसर्ग क्या हो जाएगा? प्र, प्र हो जाएगा। ठीक है। निराशा में देखिए उपसर्ग निर है, और आशा शब्द है। सतर्क में स उपसर्ग हो जाएगा, तर्क मूल शब्द हो जाएगा। उपयोग में योग मूल शब्द है, और उप क्या होगा? उपसर्ग है। देख रहे हैं, उप, उप एक एक शब्दांश है। अज्ञात, अ क्या है? अ देखिए पूरा शब्द नहीं है ना, अ शब्दांश है, और मूल शब्द क्या है? ज्ञात। मूल शब्द क्या हो जाएगा? ज्ञात। जीवन मूल्य, आ गए हम लोग जीवन मूल्य। ठीक है। जीवन मूल्य भी देख लीजिए कि संसार को इस छत पर खड़े होकर और अपने नीचे मीलों दूर तक देखते हुए मेरे मन में जो भाव, मेरे मन में जो भावनाएं उठी। ठीक है। मेरे मन में जो भावनाएं उठी, उनमें सबसे प्रमुख भावना विनय की थी। ठीक है। तो प्रश्न इस पे क्या बनता है? प्रश्न देखिए इस पर बना है कि एवरेस्ट की चोटी पर खड़े होकर लेखक को किस जीवन मूल्य का ख्याल आया और क्यों? ना, किस जीवन मूल्य का ख्याल आया? तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर खड़े होकर भी लेखक को गर्व का अनुभव नहीं हुआ। किस जीवन मूल्य का ख्याल आया और क्यों? तो उसको तो पहले गर्व का अनुभव नहीं हुआ, उसने विनीत भाव से ईश्वर की उपासना की, अपने दोस्तों से खुशियां बांटी, और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर तिरंगा लहराया। इन सब जीवन मूल्यों का ख्याल लेखक को आया क्योंकि वे एक चिंतनशील व्यक्ति थे ना। तो किस जीवन मूल्य का ख्याल आया? समझ गए? ये सब जीवन मूल्य हैं क्योंकि वो क्या थे? एक चिंतनशील व्यक्ति थे। लेखक की एवरेस्ट यात्रा पढ़कर हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो लेखक की एवरेस्ट यात्रा पढ़कर हमें यह प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य के दृढ़ संकल्प के आगे कठिन से कठिन लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है ना। अगर दृढ़ संकल्प आप हैं तो कठिन से कठिन लक्ष्य भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। कठिन से कठिन लक्ष्य भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका जीवन मूल्य था। अब ये देखिए यहाँ कुछ करने के लिए भी है, कुछ करने के लिए भी यहाँ दिया गया है। ओके, कुछ करने के लिए है, और कह रहा है कि संसार की 5 ऊंची चोटियों के नाम खोजिए। अब इन्हें उनकी ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में यहाँ लिखना है। ठीक है। 5 चोटी का नाम, तो एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? एवरेस्ट। यहाँ लिख दीजिएगा कहाँ स्थित है, तो नेपाल तिब्बत में। ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। ओके, 8,848 मीटर। दूसरा क्या लिखेंगे? काराकोरम। काराकोरम क्या लिखेंगे? काराकोरम,
ये कहाँ है? पाकिस्तान चीन में, पाकिस्तान चीन में है और इसकी ऊंचाई है 8611। काराकोरम की है 8611। तीसरा में आइए कंचनजंगा, कंचनजंगा ये नेपाल तिब्बत में है। कंचनजंगा कहाँ है? नेपाल तिब्बत में और इसकी ऊंचाई है 8536। ठीक है। चौथा में आइए लोहत्से, क्या लिखेंगे? लोहत्से, ये कहाँ पर स्थित है? तो नेपाल तिब्बत में है और इसकी ऊंचाई है 8516 मीटर। ठीक है, 8516 मीटर। और लास्ट है एंडीज, एंडीज ये कहाँ पड़ता है? अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना। एंडीज कहाँ पड़ता है? अर्जेंटीना में और इसकी ऊंचाई है 6908 मीटर। ठीक है, ओके। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाई करने के लिए जिस जिस सामान की आवश्यकता होती है उसकी एक सूची बना लीजिए। क्या क्या सामान होता है? ठीक है, रस्सी, एल्युमिनियम की सीढ़ियां। अब एल्युमिनियम की सीढ़ी क्यों? क्योंकि सबसे हल्का होता है ना, नहीं तो उतना वजन कैसे लेके जाएंगे। कील लगे जूते, ऑक्सीजन की थैली, छुरी, कुल्हाड़ी, विशेष पोशाक आदि की आवश्यकता पड़ती है। पता कीजिए कि कौन कौन सा भारतीय एवरेस्ट शिखर पर पहुंच चुका है। भारतीय को पता करना है भाई। ठीक है, तो प्रेमलता अग्रवाल है, HPS अहलुवालिया है। ठीक है, मेजर। अवतार सिंह चीमा है, कल्पना दास है। ठीक है, ऐसे बहुत से हैं जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाई कर चुके हैं। ओके, तो ये रहा आज आपका पाठ एवरेस्ट की चुनौती। आप लोग इसको अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिएगा और इस पर मैं कुछ प्रश्न आप लोग को बना के दूंगा। ठीक है, जिसे आप लोग सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।